हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशुता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे मैक्रो के आखिरी चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि इसके पेपर को लीक करने का दिन। तो ऑलरेडी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये आखिरी चैप्टर है बीओपी का, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर है तुम्हारे पूरे बुक का, एंड आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है जिसको तुम 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा रट सकते हो। इतना इजी चैप्टर मुझे ये पर्सनली लगता है। आई ऑल्सो सजेस्ट, अगर तुमने अभी तक मेरी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इसका वन शॉट लेक्चर जरूर देखना जाके। मैंने पूरा जो भी लेक्चर है आई थिंक 20-25 मिनट में खुद सारे लिख लिख के नोट्स बनवाए हैं और तुम्हें समझाए हैं, ठीक है। तो एक बार वो अगर जाके देखते हो तो 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर रट जाएगा विद नोट्स, ठीक है। तो अभी आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम करते हैं स्टार्ट। मेरी सारे लेक्चर्स का तुम्हें लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके तुम कोई भी चीज देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है एमसीक्यू। इनफैक्ट काफी सारे एमसीक्यू तुम्हें देखने को मिलेंगे इसमें। बोलता है क्वेश्चन कि इन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है मेरी डेबिट साइड, एक होती है मेरी क्रेडिट साइड। जस्ट लाइक आपका पेपर, जस्ट लाइक आपकी अकाउंटेंसी होती है, सिमिलर टू दैट हमारा डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। जितना भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जितना भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिखा क्या क्या चीजें जाएंगी, आइटम्स क्या क्या आएंगे, तो एक इसमें होगा करंट अकाउंट, एक इसमें होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास आती है लाइफ, LIFE, ठीक है, LIFE। और करंट अकाउंट में मेरे पास आता है GST। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तैयार, ठीक है। अगर आउटफ्लो है तो जी से मेरे पास आएगा सबसे पहले गुड्स, ठीक है। जी से सबसे पहले मेरे पास क्या आएंगी, गुड्स, गुड्स। एस से मेरे पास क्या आएंगे, सर्विसेज, सर्विसेज। टी से मेरे पास क्या आएगी, ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, इधर भी ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। एल से मेरे पास क्या आएंगे, लोन्स। आई से मेरे पास क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट। एफ से मेरे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। एफ ही मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी। अब अगर मेरा आउटफ्लो है तो आउटफ्लो में क्या होगा कि मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रही हूँ तो पैसा बाहर जा रहा है, सर्विसेज को इंपोर्ट कर रही हूँ तो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफर पे कर रही हूँ बाहर तो पैसा बाहर जा रहा है, लोन ले रही हूँ तो पैसा बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो पैसा बाहर जा रहा है। इनफ्लो क्या होगा कि मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो पैसा मेरे पास आएगा एक्सपोर्ट का, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ट्रांसफर पेमेंट मुझे मिल रही है जिसको मैं रेमिटेंस बोलती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर टू अब्रॉड आएगा हर चीज में, यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड आएगा। लोन्स का मैं रीपेमेंट कर रही हूँ, सॉरी लोन्स, सॉरी हाँ, यहाँ पर मैं लोन्स की रीपेमेंट कर रही हूँ इसलिए मेरा पैसा बाहर जा रहा है। यहाँ पर मैं लोन्स ले रही हूँ, यहाँ पर मैं लोन्स ले रही हूँ बाहर से, इसलिए मेरे पास पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मेरे पास बाहर से आ रही है, फ्रॉम अब्रॉड है। और फिर आएगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज जो है, लेट मी टेल यू, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है ये मेरी होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, जो हम इस पूरे बीओपी अकाउंट को फाइनली बैलेंस करने के लिए करते हैं। अकोमोडेशन लिख दिया मैंने, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो कि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, है ना। अगर क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, है ना, तो वो मैं इधर लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अपने जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से पैसा निकालूंगी, उसमें से पैसा निकालूंगी और आउटफ्लो के लिए दे दूंगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मेरा यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। लेकिन अगर मेरी क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड पे मतलब क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा आया ज्यादा है और ये कम है, पैसा गया कम है, आया ज्यादा गया कम, तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो मैं फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट कर दूंगी। मतलब अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे होता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, सॉरी नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, है ना, बैलेंस कैरी डाउन
और ब्रॉट डाउन करते हो ना अकाउंट्स में, तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कैरी डाउन की ट्रांजेक्शन इधर आएगी कि फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हुआ। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कैरी डाउन इधर आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ। ये होता है मेरा पूरे का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। इसमें जो पहली 3 ट्रांजेक्शन करंट की है, अगली 3 ट्रांजेक्शन कैपिटल की है। जो पहली ट्रांजेक्शन है गुड्स की, अगर सिर्फ गुड्स का अकाउंट बनाऊं तो उसको मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोलती हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें जो पहली 5 ट्रांजेक्शन है वो ऑटोनॉमस कहलाती हैं। चलो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग पे मैं आगे आऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ये मेरा पूरे का पूरा बीओपी अकाउंट है। अगर नहीं कुछ भी समझ आया तो मैं आई विल हाईली सजेस्ट एक बार, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत ही फास्ट समझाया है, 2 मिनट में समझाया है। अगर डिटेल में समझना है तो मेरा डिटेल लेक्चर जरूर देखना, इससे भी अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। एंड नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है। जीएसटी और लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रेडिट आइटम, import of goods and services are debit item, all transfer payments are debit item, all transfer receipts are debit item। अब भैया import export का तो सही बोला है, export credit होता है, import debit होता है। अगर तुम्हें वो नहीं भी पता तो भी ये तो समझ आ रहा होगा ना कि ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर रिसीट दोनों एक ही साइड पे नहीं हो सकती। पेमेंट होती है डेबिट साइड पे, रिसीट होती है क्रेडिट साइड पे, तो ये डी ऑप्शन जो है ये मेरा गलत है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट हुआ है 600 करोड़ का, इंपोर्ट हुआ है 450 करोड़ का, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कितना आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, सिर्फ गुड्स का, सिर्फ गुड्स का, गुड्स को हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में सिर्फ गुड्स का आता है, बाकी और कुछ नहीं आता। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो भैया, 600 में से कितना है, इंपोर्ट्स वर्थ ऑफ 450, तो मेरे पास कितना बचा, 150 करोड़। और हमारा 150 करोड़ का सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, एक्सपोर्ट किया है ज्यादा, इंपोर्ट किया है कम, तो मतलब ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा, सरप्लस, ठीक है। The government had launched Incredible India campaign to promote tourism in various parts of the country। गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया है ताकि वो टूरिज्म को प्रमोट कर सके। इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर होगा। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर टूरिज्म होगा तो मतलब डिमांड हमारे देश की करेंसी की ज्यादा होगी। अगर टूरिज्म होगा तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे देश की करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूछा है, चलो मैं रेट का बता रही हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्या होगा कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने लगेगा, मतलब इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगेगी अगर हमारे देश में टूरिज्म ज्यादा होगा। पर अभी हमें पूछा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा, दिस इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ठीक है। ये क्रेडिट साइड पे आएगी और ये करंट अकाउंट में आएगी। करंट अकाउंट में क्यों आएगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरे किसी भी एसेट और लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस हैज नॉट ओनली इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो इंप्रूव द बीओपी स्टेटस ऑफ नेशन। हमारे रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, हमारा बीओपी का स्टेटस भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास इनफ्लो अब ज्यादा हो रहा है। आगे हमें कुछ तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, हमें मतलब शायद इमेज दे रखी होगी, जो इमेज हमने यहाँ पे नहीं बनाई है। क्या होगा, मतलब बीओपी के बारे में, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ बात हो रही होगी, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द गिवन टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। बीओपी क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ बीओपी क्या होते हैं, बीओपी का मीनिंग वगैरह बताना है, ठीक है। चलो अब बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड कर लो क्योंकि मैंने बेसिक्स तो तुम्हें समझा दिया है, मेरे साथ रीड करो। बीओपी systematically summarize the economic transaction between the residents of a country and the rest of the world over a given period of time। ये एक पीरियड ऑफ टाइम यानी एक फाइनेंशियल ईयर, एक साल के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो इसके अंदर आती है। अपने देश के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है वो इसमें नहीं आती, बाकी दुनिया के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इसमें आती है, ठीक है। इसके 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्या आएगा, गुड्स और सर्विसेज आएंगी और ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगी। करंट अकाउंट में जो है मर्चेंडाइज एंड इनविजिबल अकाउंट हो सकता है। मर्चेंडाइज अकाउंट मैं बोलती हूँ गुड्स के अकाउंट को, यानी कि बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड को। इनविजिबल मैं बोलती हूँ हमारी सर्विसेज को, ठीक है। पर जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, नेट चेंजेस इन द फाइनेंशियल क्लेम्स ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा, नॉन डेट फ्लोज एंड डेट फ्लोज। नॉन डेट फ्लोज में मेरे पास क्या आएगी, आई और एफ ई। डेट में मेरे पास क्या आएगा, एल से हमारा लोन। ये हो जाएगा पूरी लाइफ, ठीक है, कैपिटल अकाउंट की, ठीक है।
बीओपी में डेफिसिट क्या होगा? बीओपी में डेफिसिट क्या होगा? ऑटोनॉमस आउटफ्लो ज्यादा है और ऑटोनॉमस इनफ्लो कम है। अगर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना, और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डिक्रीज होने की एंट्री को पास करेंगे और उसको जो है डेफिसिट का नाम दे देंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स बताने हैं कैपिटल अकाउंट के। अब ये तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। बोरोइंग्स का क्या मतलब है कि हमने बाहर वालों से पैसा ले रखा है, या बाहर वालों ने हमसे पैसा ले लिया, या हमने उनके पैसे को रीपे कर दिया। ठीक है, लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, लोन्स टू अब्रॉड, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बोरोइंग्स में। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, चाहे वो सरकार का है। सच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट एज दे अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड वो भी कैपिटल अकाउंट में आती है, क्योंकि वो भी जो है एसेट को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब मेरे पास आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर समझ लेना। हमारे जो बीओपी अकाउंट जो मेरा होता है, उसके अंदर क्या आता है? एक तो आती है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में आता है जीएसटी, कैपिटल अकाउंट में आता है एल, आई और एफ ई। ठीक है, ये तीनों 100% ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के मकसद से करी जाती हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, कि बीओपी में कुछ भी हो रहा हो वो अपनी मर्जी से हम करेंगे। दे आर जनरली अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव, दे आर कॉल्ड अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस कौन करता है? हमारे देश की जनता भी कर सकती है, हमारे देश की सरकार भी कर सकती है, लेकिन ये इसलिए करी जाती है क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट बनाना होता है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि मेरे बीओपी में डेफिसिट हो रहा है, कि सरप्लस हो रहा है, कि क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना प्रॉफिट कमाना है। उस प्रॉफिट के लिए मुझे एक्सपोर्ट करना पड़े कि इंपोर्ट करना पड़े, कि जो करना पड़े मैं वो करूंगी, और इसलिए ये तीनों 100% ऑटोनॉमस होती हैं। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आई से आता है इन्वेस्टमेंट, ये भी इसी कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी 100% ऑटोनॉमस होती है। मुझे जहां प्रॉफिट दिखेगा वहां इन्वेस्टमेंट करूंगी, नहीं प्रॉफिट दिखेगा नहीं करूंगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बीओपी में डेफिसिट है, कि सरप्लस है, कि क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है 100% ऑटोनॉमस होती है, चाहे सरकार करे या पब्लिक करे। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से होती है। फिर आती है लाइफ, सॉरी, एल से हमारे आते हैं लोन्स। लोन्स जो हैं वो 50-50 होते हैं, वो 50-50 होते हैं। अगर तो पब्लिक ले रही है लोन, एवं अपनी मर्जी है, बाहर से लोन लेना है ले लिया अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो ऑटोनॉमस है। अगर गवर्नमेंट ले रही है लोन प्रॉफिट मोटिव से, तो भी वो ऑटोनॉमस है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक लोन ले रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो वो ऑटोनॉमस है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है, क्यों लोन ले रही है? बीओपी में कि कोई डेफिसिट है, उस डेफिसिट को चुकाने के लिए अगर सरकार लोन ले रही है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो जीएसटी और आई, ये चारों तो पक्का ऑटोनॉमस है। लोन दोनों हो सकते हैं, अगर प्रॉफिट के लिए है तो ऑटोनॉमस है, अगर बीओपी के डेफिसिट के लिए लोन लिया है तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर आता है एफई, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये 100% ये 100% अकोमोडेटिंग होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की एंट्री तो इसीलिए डाली जाती है ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, है ना, अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल दो, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है ना, तो डेबिट साइड पे एंट्री डाल दो, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये एंट्री तो 100% अकोमोडेटिंग है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए नहीं करी जा रही। ये किस लिए की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि जो हमारा बीओपी अकाउंट है, हम इसके सरप्लस या फिर डेफिसिट को बैलेंस कर सके। क्योंकि अकाउंट्स में कभी भी कोई अकाउंट खुला नहीं छोड़ा जाता, उसको एंड में हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल करके ही छोड़ा जाता है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए कोई ना कोई एंट्री डाली जाती है। कौन सी एंट्री डाली जाएगी यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज की। तो ये तो पक्का अकोमोडेटिंग है। ठीक है, अगर लोन लिया है
डेफिसिट को फंड करने के लिए, तो लोन भी अकोमोडेटिंग बन जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम बिलो द लाइन और इनको बोलते हैं अबव द लाइन, ठीक है। इसका जो है दीज ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक मोटिव, इसका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता, दीज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ बीओपी, टोटली डिपेंडेंट ऑन द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बीओपी। ये बिलो द लाइन कहलाती है, ये अबव द लाइन कहलाती है, एंड दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, दे आर डन ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का मैंने सारा बखान तुम्हें समझा दिया है। अब कुछ एक एमसीक्यू करेंगे, वीडियो को जल्दी से कर देंगे खत्म, ठीक है। पहला एमसीक्यू अब आगे मेरे पास आता है, द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन कौन सी साइड पे आएगी, ठीक है। देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ इतना बाय द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स हमारे देश में से उन्होंने अपना पैसा निकाल के वो ले गए, इन्वेस्टर है तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो पक्का कैपिटल में आएगा, और कैपिटल अकाउंट में भी आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, नेट सेलिंग हुई है, मतलब कि वो पैसा निकाल के ले गए हमारे देश से, तो वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो वो होगा डेबिट, ठीक है। अगर सरप्लस है तो क्या होगा कि हमारी सरप्लस का क्या मतलब है, इनफ्लो ज्यादा आया, आउटफ्लो कम था, इनफ्लो ज्यादा आया, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनफ्लोज, रिसीट का एक्सेस होगा ओवर द पेमेंट्स, लेकिन कौन सी वाली, ऑटोनॉमस का, ऑटोनॉमस रिसीट का एक्सेस होगा ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। ऑटोनॉमस क्या होती है अब मेरी, जीएसटी और आई, और लोन भी हो सकता है अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए है तो, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे बीओपी में हमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालनी है, इंपोर्ट की, सॉरी, मर्चेंडाइज का मतलब होता है मर्केंडाइज व्हाटएवर, इसका मतलब होता है गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इसी को हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट भी बनता है, ठीक है। चलो, फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है 500 करोड़ का, फेवरेबल का मतलब क्या है, फेवरेबल का मतलब क्या है कि इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, मतलब इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, है ना, तो उसको मैं फेवरेबल बोलूंगी। इनफ्लो कब होगा, जब एक्सपोर्ट करोगे, आउटफ्लो कब होगा, जब इंपोर्ट करोगे, मतलब कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट बाय 500 करोड़। तो अगर एक्सपोर्ट है मेरे पास 1200 करोड़ का, अगर एक्सपोर्ट है मेरे पास 1200 करोड़ का, तो इंपोर्ट कितना होगा, उसमें से 500 हटा दो, 1200 में से 500 हटा दो, तो इंपोर्ट कितना होगा, 700 करोड़ का, ठीक है। और मुझे ट्रांसफर की कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी गुड्स की बात करनी है, ठीक है। Which of the following will appear on the debit side in the capital account in BOP? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम खुद बताओ, रेमिटेंस है, एसेट है, कंपनी परचेजिंग शेयर है, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस है, ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे खुद बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर करो कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए तुम सबकी तरफ से, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन तुम स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ग्रो कर गए हैं फॉर द थर्ड स्ट्रेट वीक, तो ये जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के इंक्रीज होने की जो एंट्री है वो कौन सी साइड पे जाएगी, वो डेबिट साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इंक्रीज होने की एंट्री किसी भी साइड में जाए वो उस साइड को इंक्रीज करेगी, वो साइड को डिक्रीज तो नहीं कर सकती। मतलब तुम सोच के देखो, हमारे पास एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, ठीक है। मान लो इसमें पहले 500 रुपए की एंट्री हो रखी है, अब अगर मैं उसमें 600 रुपए की और एंट्री डालूंगी तो ऑब्वियसली टोटल इंक्रीज ही होगा ना, तो डिक्रीज तो हो नहीं सकती जौन सी भी साइड हो, ठीक है। ओके, ठीक है, डिक्रीज तो हो नहीं सकती, इंक्रीज ही होगी, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के इंक्रीज होने की एंट्री कौन सी साइड जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज कब होगा, ये इंक्रीज तब होगा जब मेरा इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो होगा, तो जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा होगा वो मैं इसमें जमा करा दूंगी। इनफ्लो होता है इधर, आउटफ्लो होता है इधर, तो यानी इनफ्लो ज्यादा था तो बचा हुआ पैसा हमने आउटफ्लो में डाला, डेबिट साइड पे उसकी एंट्री डाली ताकि ये दोनों साइड बराबर हो सके, तो डेबिट साइड इससे जो है मेरी हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। अगला हमें बताना है कि कौन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट हो रही है, 1 1 2 2 3 3 4 4। रेमिटेंस है अगर तो वो अकोमोडेटिंग नहीं बेटा, वो तो ऑटोनॉमस है ना, टी जीएसटी में जो टी आता है ना, वो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है, रेमिटेंस तो हमारी
गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, डिक्रीज करेगी वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो हम उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें आ गया, चलो ये, बट हमारे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर का क्वेश्चन था, हमने अभी अभी पिछली वीडियो में किया है, तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है अगेंस्ट अनदर करेंसी, और अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है तो उसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये मेरा सही आंसर होगा। डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं। विजिबल क्या होती है? गुड्स। गवर्नमेंट हैज सोल अथॉरिटी ऑफ डिटरमाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट है सोल अथॉरिटी तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो क्या होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? 2-2। अच्छा, अभी हमें कुछ एक एमसीक्यूज हैं हमारे पास, इनको मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज ये काफी ज्यादा सिमिलर ही एमसीक्यूज है। आई थिंक कुछ एक एफडीआई वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, ठीक है, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। एंड ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, पीडीएफ में जाके टेलीग्राम पे जाके जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड आंसर अपने निकालना, बिकॉज अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया है। एक ही क्वेश्चन बचता है जो जरूर कर लेना, एफडीआई वर्सेज एफपीआई। एफडीआई वर्सेज एफपीआई, जिसको मैं एफआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी बोलती हूँ, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देख लो। एफडीआई रेफर्स टू द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इन फिजिकल एसेट्स विद अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द एसेट, ठीक है। बट एफपीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड डू नॉट entail active management or control over the asset। एफडीआई में क्या होता है और एफआईआई में क्या होता है? एफआईआई को मैं एफपीआई या सिंपल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलती हूँ। अगर मैं किसी दूसरे देश में जाके वहां पे कोई एसेट खरीदूं, जैसे कि मैंने वहां पे जाके घर खरीदा, घर कैसे बनता है? ऐसा ही बनता है। मैंने वहां पे जाके गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी नहीं आती भाई मेरे को बनानी, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, व्हाटएवर, 4 पहिए होते हैं बस, है ना। तो घर खरीदा, गाड़ी खरीदी मैंने बाहर जाके, दूसरे देश में जाके, तो वो एफडीआई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी चीज खरीदी वो 100% उसकी ओनरशिप मेरी है, वो मेरी ही है पूरी की पूरी। तो वो एफडीआई है कि मैंने डायरेक्ट पूरे का पूरा एसेट खरीदा। पर अगर मैंने बाहर जाके किसी दूसरे देश की कंपनी में शेयर खरीदा, मैंने गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट इनके शेयर खरीदे, तो क्या वो पूरी कंपनी मेरी हो गई? इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, इतनी अमीर नहीं हूं मैं कि पूरी कंपनी खरीद लो। एक शेयर खरीदूंगी तो एक शेयर में क्या पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसको मैं क्या बोलूंगी? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफपीआई में क्या हो रहा है? मैं कोई एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई पूरा कंट्रोल नहीं ले लूंगी उसका। तो अगर हम दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, वो एफआईआई कहलाता है। अगर मैं बाहर जाके कोई घर या गाड़ी खरीद रही हूँ तो वो जो है एफडीआई कहलाता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास क्वेश्चन आया था एक बच्चे से कि मैम अगर मैंने गाड़ी खरीदी और मैं उसको इंडिया में ले आई, कुछ तो ऐसा हुआ था, इंपोर्ट ऑफ कार टू इंडिया, ठीक है, एंड हमने वो करंट अकाउंट में डाला, तो बच्चे ने बोला मैम गाड़ी तो एसेट होती है, गाड़ी तो एसेट होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा अगर मैंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी लंदन में और वो लंदन में ही पड़ी है, अगर मैंने घर खरीदी, गाड़ी खरीदी लंदन में और मेरा एसेट लंदन में ही पड़ा है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर मैंने घर कोई गाड़ी खरीदी है लंदन से और उसको लंदन से मैं इंडिया में इंपोर्ट करवा चुकी हूँ, देन इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन लंदन। वो मैंने वहां से कोई सामान खरीदा है अब बस और उसको भारत ले आई हूँ, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि मेरा जीएसटी वाले जी में आएगा, जो कि मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम के इंपोर्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने गाड़ी खरीदी है लंदन में और वो लंदन में ही पड़ी है गाड़ी, वहीं पे है घर, वहीं पे है गाड़ी, वहीं पे है कोई भी एसेट खरीदा है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। पर अगर मैंने उसको इंपोर्ट करा लिया अपने भारत देश में, अगर उस गाड़ी को इंपोर्ट करा लिया, तो फिर वो मेरी इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी, फिर वो मेरे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, फिर वो मेरे करंट अकाउंट में गुड्स वाले सेक्शन में आएगी,
विजिबल ट्रेड में, मर्चेंडाइज ट्रेड में, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले चीज में फिर वो आएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, अगेन अब क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, अकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस, ठीक है, इन्हीं चीजों के क्वेश्चन आएंगे। सो दैट इज, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं फिर सारे सेम टू सेम क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है, बिकॉज वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट आई हाईली हाईली सजेस्ट कि आप जो है प्लीज पूरा पीडीएफ एक बार कर लिया करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन तुम्हें बार बार करने हैं, मुझे बार बार कराने नहीं है, तुम्हें बार बार सेम क्वेश्चन करने हैं। तो टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ देखो, पूरा मैक्रो हो गया है खत्म, डन लिखो कमेंट सेक्शन में, थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर देना अगर अच्छा लगे, है ना, कि हाँ भाई मैंने पूरा एक किताब करवा दी है, 12 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में इंडियन इको के पहले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।